हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज हम लोग अपना 400 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो चाहिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आए हैं वो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो भी हमारी कहानी होगी मूविंग आयरन की वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को करने में मुझे लगभग 20 मिनट तक का टाइम लगेगा। आप इस वीडियो को पूरा तरीके से देखिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जहां पे भी ये वीडियो अपलोड होगा उसी पे डिस्क्रिप्शन पे एक टेस्ट भी होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे, जहां पे मैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के आपके लिए रख दूंगा, जिससे आप ये वीडियो देखिए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जिससे आपका पूरा ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इस टॉपिक के बारे में, तो हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, इसके पहले हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मेजरमेंट का टॉपिक था। और अभी हम लोग यहाँ पे आज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक होगा वो प्रॉपर तरीके से आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही रहने वाला है। सबसे पहली बात, तो मूविंग आयरन में आपका नाम ही बता रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक मूविंग आयरन रहता होगा ना, एक आयरन होगा जो मूव करता होगा, और उसी आयरन पे आपका पॉइंटर अटैच होगा, तो पॉइंटर भी घूमेगा, जिससे आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। दो प्रकार के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप। ओके, इनकी वर्किंग के बेस पे इनको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, अट्रैक्शन, रिपल्सन, लीनियर, नॉन लीनियर, इस टाइप के दो तीन क्लासिफिकेशन बता देता है आपको। तो आपको वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन को ही टिक करना होगा। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, इस बात को याद रखिएगा, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे भी काम करता है। ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। आपके सामने मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लेके रखा हुआ है आपको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि हमें क्या करना है, करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। तो जो भी करंट और वोल्टेज हमको मेजर करना होता है वो हम लोग इस कॉइल को दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल। तो जब हम यहाँ पे कॉइल में करंट पास करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कम करंट देंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाला है उसकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो करंट देने वाले हो। तो जैसे ही आपने कम करंट दिया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जो कि वीक होगा, तो आपका आयरन डिस्क जो यहाँ पे है वो उससे अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो नाम पड़ गया मूविंग आयरन। ओके, हमको ये तो करवाना था, जैसे आयरन मूव कर गया उसमें पॉइंटर अटैच कर दिए, देखिए तो हमारा पॉइंटर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, और हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ज्यादा करंट पास करेंगे, ज्यादा करंट से ज्यादा फील्ड क्रिएट होगा, जिससे हमारा डिस्क ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और जैसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो हमारा पॉइंटर में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगा। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। वीक मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। परमानेंट मैग्नेट में आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, यहाँ पे तो आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगा। आप लोग जो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगा रहे हो वो कैसा है, दैट इज अ स्प्रिंग कंट्रोल, जो कि आपने पीएमएमसी में भी किया था। तो इससे हम लोग चीज बोल सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा टीसी बराबर कितना होगा, केसी इंटू थीटा। केसी आपको होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग जो डैम्पिंग यूज करने वाले हैं दैट इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। देखो यहाँ पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना इस चीज को,
एडी करंट डैम्पिंग हमेशा वहां पे यूज की जाती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है ना, मैंने पहला पॉइंट ही बता दिया, जिसकी वजह से मुझे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज करना पड़ रहा है। और एक चीज और याद रखिएगा, इससे जो हमको स्केल मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन लीनियर स्केल मिलेगी, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा हर एक इंस्ट्रूमेंट में ये जरूर देखते हैं कि उसकी स्केल कैसी है, तो मूविंग आयरन की जो स्केल है वो नॉन लीनियर है, वो बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा एक पावर फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है, दैट मींस ये एसी वैल्यू तो रीड करेगा, और एसी में कहां से लेके कहां तक की फ्रीक्वेंसी को रीड कर लेगा, ये फ्रीक्वेंसी वाले करंट और वोल्टेज को रीड करेगा, फ्रीक्वेंसी रीड नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, ये उन सभी वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए यूज किया सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से लेके 125 हर्ट्ज तक हो। उन सभी करंट और वोल्टेज को रीड करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने स्प्रिंग लगाई है यहाँ पे, इसका काम क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क लगाना। तो अगर मान लो धोखे से आपकी स्प्रिंग टूट जाती है तो उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा ही नहीं। जब कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं लगेगा तो पॉइंटर कहां पे जाकर रुकेगा, FSD वैल्यू पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू पे। इसको हम AC और DC दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जिसको आपने AC के लिए बनाया उसको DC में यूज कर पाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। आपको AC और DC दोनों के लिए सेपरेट कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को AC के लिए बना सकते हैं और DC के लिए भी बना सकते हैं। मतलब अगर जिसको हमने AC के लिए बनाया तो क्या वो DC के लिए यूज होगा, नहीं। जिसको हमने DC के लिए बनाया क्या वो AC के लिए यूज होगा, नहीं। लेकिन मूविंग आयरन को हम AC के लिए बना सकते हैं और DC के लिए बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होगा, ठीक है। इट रिस्पॉन्ड्स टू RMS वैल्यू, क्योंकि ये AC वैल्यू रेट कर रहा तो ये आपका RMS वैल्यू को रिस्पॉन्ड करेगा, PMMC एवरेज वैल्यू को करता था। यहाँ पे मूविंग आयरन एमीटर और मूविंग आयरन वोल्टमीटर में कंस्ट्रक्शन डिफरेंस भी है, और वो कंस्ट्रक्शन डिफरेंस क्या है उस बात को समझिएगा। देखिए मैं बात करता हूं 2 मिनट की अगर एमीटर की, एमीटर के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, यस और नो, ओके। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मिनिमम होती है तो अगर रेजिस्टेंस को आपको मिनिमम रखना है तो लेंथ को मिनिमम रखना पड़ेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जो मूविंग आयरन एमीटर होंगे उसके जो फिक्स्ड कॉइल थी वहां पे जो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स लगा रहे थे वो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। एल की वैल्यू कम रखनी है, जब लेंथ कम होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन आपको रेजिस्टेंस कम रखना है तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो आपके पास फिक्स्ड कॉइल थी वहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने लगाए थे उनकी थिकनेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। लेकिन इसी का उल्टा हम लोग कहां पे बोल सकते हैं, वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R बराबर रो L बाय A। अगर आपको R को ज्यादा रखना है तो लेंथ को ज्यादा रखना पड़ेगा। लेंथ को ज्यादा रखने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज्यादा देने होंगे, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा या थिकनेस होगी, है ना, वो आपकी थिन होगी, ठीक है ना, ओके। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आपका थिन होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला किसके केस में, मूविंग आयरन के केस में। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, TD इक्वल्स टू DE अपॉन डी थीटा। E की वैल्यू क्या होती है, हाफ LI स्क्वायर, ओके। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो L यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि आपका आयरन वहां पे मूव कर रहा है, तो आपका जो अरेंजमेंट मिल रहा है वहां पे वेरिएबल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। तो आपका जो TD का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, TD बराबर हाफ I स्क्वायर, और L यहाँ पे वेरिएबल है तो DL बाय डी थीटा। तो दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, एक ये वाला फॉर्मूला भी और एक ये वाला फॉर्मूला भी, दोनों मैंने यहाँ पे लिख के बताया, ठीक है, ओके। कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया मूविंग आयरन, ये AC के लिए भी यूज होगा, DC के लिए भी यूज होगा। लेकिन जब मैं इसको AC के लिए यूज करता हूं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि मीटर की जो रीडिंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी पे कुछ अलग रीडिंग है, इस फ्रीक्वेंसी पे कुछ अलग रीडिंग है।
तो अगर मुझे मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इन केस ऑफ एमीटर, इन केस ऑफ मूविंग आयरन एमीटर, मुझे टाइम कांस्टेंट ऑफ सन को बराबर बनाना होगा टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर के। अगर मेरे मूविंग आयरन एमीटर में टाइम कांस्टेंट ऑफ सन बराबर है टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर के, तब जाके हम यहाँ पे मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं इन केस ऑफ एमीटर। वोल्ट मीटर केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैपेसिटेंस कनेक्ट करना पड़ता है मल्टीप्लायर के अक्रॉस। उसकी वैल्यू कितनी होती है, C बराबर 0.41 Lm/RSE²। ओके, कुछ एरर के बारे में चीजें लिखी मैंने कि फ्रिक्शन एरर आपकी कम होती है। क्यों कम क्यों होती है, कम क्यों होती है, क्योंकि आपका वेट कम है। मैंने आपको बताया था ना, जहां पे वेट ज्यादा होगा, कुछ लोग बोलेंगे तो फिक्स्ड कॉइल है। अरे फिक्स्ड कॉइल का वेट थोड़ी देखना मुझे, मुझे मूविंग सिस्टम का वेट देखना है। मूविंग सिस्टम में क्या सिर्फ एक आयरन है, डिस्क है, तो उसका वेट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, तो मेरा फ्रिक्शनल एरर भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इससे मैं ये बोल सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा है, इसमें टॉर्क भी कम लग रहा है, तो इसका टॉर्क टू वेट रेशियो भी कम है। ठीक है, टेम्परेचर एरर लेस है, फ्रीक्वेंसी एरर प्रेजेंट है, और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, तो बाहर से कोई भी फील्ड आके इनको आसानी से डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट एरर भी आपके पास यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया किसके बारे में, मूविंग आयरन एमीटर के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन वैसे भी कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ टाइप। तो हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार की डैम्पिंग लगाते हैं, एयर फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लोग एडी करंट डैम्पिंग नहीं लगा सकते। एडी करंट डैम्पिंग सबसे अच्छी डैम्पिंग है, बट प्रॉब्लम क्या है, उस डैम्पिंग के लिए आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हमको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही लगाना पड़ रहा है। स्प्रिंग वाली कोई डैम्पिंग होती ही नहीं, ये तो कंट्रोल होता है। ऑयल फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में लगाते हैं। आप पूरे मेजरमेंट में याद रखिएगा ना, सिर्फ एक ही मीटर है जहां पे ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग या फिर हम क्या बोल देते हैं उसको, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को लगाते हैं। वो आपका है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ESV में बस आपका होता है। बाकी सभी में आपका क्या होगा, या तो एयर फ्रिक्शन है तो एडी करंट। इस मीटर में क्या आपका एयर फ्रिक्शन, PMMC में क्या था, एडी करंट। NMI वोल्टमीटर रीड RMS वैल्यू, AC वैल्यू रीड करता है, मतलब RMS वैल्यू रीड करेगा। पीक टू पीक कौन करता है आपका, CRO। एवरेज कौन करता है आपका, PMMC। ओके, और ये पीक वैल्यू कौन करता है आपका, CRO। The current through the operation coil of a moving iron instrument is double। मतलब करंट को आपने कर दिया है डबल, तो आपका ऑपरेटिंग फोर्स कितना होगा, सिंपल सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला पता था ना, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या था, I²। करंट को अगर आप डबल करोगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द पर्पज ऑफ कैपेसिटर, याद है आपको कैपेसिटर ने कहां पे लगाया था, मूविंग आयरन वोल्टमीटर केस में फ्रीक्वेंसी एरर को कंपनसेट करने के लिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा गलत यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मूविंग कॉइल बोल दिया गया। भाई मूविंग कॉइल तो AC के लिए यूज भी नहीं होता, तो वहां पे कैपेसिटर कैसे लगा देंगे। तो थोड़ा हमको अपनी चीजों को, जो क्वेश्चन गलत भी उसको समझना पड़ेगा भाई, आपका इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे ये मूविंग आयरन होगा, ठीक है ना। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं, किस लिए, टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एरर, कंपनसेट करने के लिए, है ना। हम फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड कंपनसेशन,
किसी भी चीज को निकाल के फेंक देना वो होता है इलिमिनेट करना, और उसके इफेक्ट को कम कर देना, उसका इफेक्ट हमको फील ना हो, उसको हम बोलते हैं कंपनसेट। तो इस कैपेसिटर से हम इस इफेक्ट को कंपनसेट कर रहे हैं, इलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग संट। एमीटर की जो रेंज हम किससे बढ़ाते हैं, हमेशा संट से ही बढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। द करेंट ऑफ, आपको करंट की वैल्यू दी हुई है इतनी, ओके, इज फ्लोइंग थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मतलब ये पीएमसी कितना रीड करेगा, इसका एवरेज। पीएमएमसी की जो रीडिंग होगी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज 6। ओके, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कितना रीड करेगा, आरएमएस, तो इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाय 2 प्लस 20 स्क्वायर बाय 2, सॉल्व कर लीजिएगा। तो एम आई और पीएमएमसी की रीडिंग आ गई, ठीक है ना, और फिर इनका आप क्या निकाल लोगे, रेशियो। तो आप रीडिंग ऑफ पीएमएमसी डिवाइडेड बाय रीडिंग ऑफ एम आई निकालिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लेना, टॉपिक को पूरा पढ़ लेना, जिस तरह भी मैंने आपको बताया उसको डेफिनेटली एक बार देखना एग्जाम के पहले, है ना। अगर आपको ये सीरीज सही लगी हो तो आप इसको एक बार अपने ऐप पे जाके जो 400 एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको एक बार देख लीजिएगा, जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको जरूर देखिएगा। गुड डे।